हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 इतिहास 1870 के दशक से 1947 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये हम अध्ययन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं बेहतरीन चैप्टर के साथ, राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम, राष्ट्रीयवाद का उदय कैसे होता है। सबसे पहले इसमें हमें जानना होगा कि राष्ट्रीयवाद से पहले कि यहाँ के लोगों को अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए कैसे व्यूज कर दिया। जो परिवर्तन हुए हैं पिछले चैप्टर में, सामाजिक सुधार है, ये राजनीतिक है, आर्थिक सुधार है, धर्म सुधार, आंदोलन सुधार हुए थे, इसके कारण लोगों को सोचने के लिए व्यूज कर दिया। ये देश क्या है, किसके लिए है, इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब यहाँ की जनता से है। भारत का मतलब क्या है, इंडिया का मतलब क्या है, यहाँ की जनता से है, ना कि केवल एक व्यक्ति से, ना केवल एक जाति से, बल्कि किससे, सभी यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, क्या जो भी यहाँ इस वर्ग में रह रहा है, या रंग है, या जाति है, पंथ है, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर क्या है, भारत का अर्थ है। भारत का जो मतलब है, यहाँ में रहने वाले लोगों का घर सभी जातियों, सभी जो कोई भी रंग का हो उसका, और भाषा या जेंडर किसी भी वर्ग रंग से संबंधित तमाम लोगों का एक घर क्या है, भारत का मतलब है। यहाँ देश, इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। जो भी संसाधन है, कोई भी संसाधन है, ये सारी जो व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, वो क्या है, सभी के लिए एक जैसी है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों, यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए थे। जैसे इन चीज़ों का पता चला कि सभी लोग एक, सभी समान रूप से हैं, सभी के लिए जो संसाधन है सभी के लिए बराबर है, जो भी सारी सुविधाएं मिल रही हैं सभी को एक इक्वल मिल रही है, बराबर मिल रही है। तो फिर पता चला कि जो अंग्रेज है, भारत के जो संसाधन है, भारत की जो वस्तु हैं, इन पे अपना कब्जा जमाए हुए हैं, और किस तरह इनको नियंत्रण से खत्म किया जा सकता है। ये नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों, भारत को ही नहीं हो सकता, क्योंकि भारत यहाँ के लोगों का भारतीयों का नहीं हो सकता। क्योंकि क्या था, अंग्रेज है भारत में अपना कब्जा किए हुए थे, संसाधनों का वो प्रयोग कर रहे थे, परंतु यहाँ हमारा भारत का मतलब था सभी के लिए समान व्यवस्था है, वो बराबर हो। तो इसलिए इनको क्या करना होगा, इनको यहाँ से इस अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ना होगा, यहाँ से भगाना होगा। तो एक आंदोलन चलता है। इससे पहले हमें राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, इसकी परिभाषा भी हम अध्ययन करेंगे। ये चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी कि 1870-1880 के दशक कौन सी है, 1870 और 1880 के दशक में राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें ज़्यादातर संगठनों को बागडोर वकील अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। जो ये बागडोर है, किनके हाथ में थी, ज़्यादातर वकील थे, और ज़्यादा जो अंग्रेजी शिक्षित थे, अंग्रेजी जो पढ़े लिखे थे, उनके हाथों में थी। पुनः सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। कौन कौन से संगठन है वो बने थे, वो बना पुनः सार्वजनिक सभा संगठन था, इंडियन एसोसिएशन था, मद्रास महाजन था, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। तो इनकी स्थापना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुनः सार्वजनिक सभा क्या था, पहला जो हमारा संगठन है क्या था, पुनः सार्वजनिक सभा संगठन क्या था। नाम का गौर से देखिए, सार्वजनिक का मतलब है यहाँ सभी के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए क्या हो, सभी सभी के लिए, या सभी लोगों के लिए, या सबके लिए। सौर मतलब कि सभी, जनिक मतलब लोगों, सार्वजनिक का मतलब क्या है, सौर का मतलब सभी, और जनिक का मतलब लोगों के लिए। हालांकि इनमें बहुत सारे संगठन देश की खास कुछ ही जो खास हिस्सों में ही काम कर रहे थे, तो लेकिन वे अपने अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य से नहीं था, कि ये जो लक्ष्य था सामुदायिक, सार्वजनिक, सभी लोगों के लिए था, परंतु कुछ हिस्सों में ये
खास ही था, परंतु ये कह रहे हैं कि ये कुछ एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए, क्या सभी वर्ग के लिए इसमें लक्ष्य को बताते थे और उनके लक्ष्य किसी खास इलाके या समुदाय या वर्ग के लक्ष्य के नहीं थे, परंतु सभी के लिए बराबर थे। इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग सहप्रभु है, मतलब सहप्रभु या सभी के लिए समान है। सहप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवादी बुनियादी तत्व होता है। सहप्रभुता क्या होता है? तो एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये संगठन किस लिए चलते थे? तो भारतीय जो जनता है, जो अपने मामलों के बारे में खुद अपना फैसला लेने चाहिए, इसलिए क्या चलाया था? एक सार्वजनिक पौना सार्वजनिक सभा चलाया था, और सावर का मतलब है सभी, जनी का मतलब है लोग। 1870 और 1880 के दशक में बात आती है। 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ था। जो ब्रिटिश लोग थे उनके प्रति आंदोलन चल रहा था, आक्रोश हो रहा था, लोग गुस्सा हो रहे थे। तो इसी बीच क्या होता है? कौन सा एक्ट पारित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1878 में एक एक्ट पारित किया जाता है। इस एक्ट का नाम क्या है? आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट कब पारित होता है? तो 1878 में। कब होता है जी? 1878 में एक एक्ट पारित होता है ब्रिटिश लोगों के द्वारा, वो है आर्म्स एक्ट। क्वेश्चन बन सकता है सीएटी एग्जाम के लिए कि 1878 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो हमारा आंसर आएगा आर्म्स एक्ट। या आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 में। किनके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। जिसके जरिए क्या होता था? क्वेश्चन बन सकता है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीयों के द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीयों के द्वारा अपने हथियार रखने का जो अधिकार है, कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति अपने पास हथियार नहीं रख सकता। तो ये एक्ट कब पारित हुआ था? किस एक्ट के तहत आता है? तो क्वेश्चन है हमारा 1878 में। कौन सा एक्ट है जी? आर्म्स एक्ट है। इस एक्ट के द्वारा भारतीय लोग हैं अपने पास हथियार रखने का अधिकार है वो छीन लिया गया था। ब्रिटिश के द्वारा ये एक्ट पारित किया गया 1878 में। एक्ट का नाम है आर्म्स एक्ट। और उसी साल कौन सा एक्ट भी पारित किया गया था? ये भी क्वेश्चन है। 1878 में दो एक्ट पारित हुए। जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन सकते हैं सीईटी एग्जाम के लिए। पहला एक्ट है आर्म्स एक्ट। इसमें क्या था? कोई भी व्यक्ति भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकता था। क्योंकि क्या हो रहा था? क्योंकि इस 1870 और 80 के दशक में भारतीय लोग ब्रिटिश लोगों के खिलाफ थे, इसलिए उनको डर था कि हथियार रखेंगे तो इनको खतरा था, इसलिए इन्होंने एक एक्ट पारित कर दिया, आर्म्स एक्ट। पहली बात। हो दूसरी बात है, जो इसी साल कौन सा एक्ट है? वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित कर दिया था, जिसमें सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था। तो क्या था इस वर्नाक्यूलर एक्ट में? क्या था? क्योंकि पता है 1870-80 के दशक में भारतीय लोग ब्रिटिश लोगों के खिलाफ और ज़्यादा आक्रोश था, इसलिए ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर है, पत्रिका है, उसमें क्या होता था? इन अंग्रेज़ों के बारे में विरोध आक्रोश किया जाता था। इसीलिए इन्होंने भाई इनकी सरकार के खिलाफ क्या है, आलोचना करने वाले को चुप किया जाता था। तो कौन सा एक्ट आएगा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आएगा। और आर्म्स एक्ट था, जिसके एक्ट के तहत भारतीय लोग अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे। इस कानून से प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है, मतलब कि जो अंग्रेजों के खिलाफ कोई ऐसी हो जो उनको निंदा की जा रही है, तो वो चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित, जो मशीन छपाई वाली सहित है, संपत्ति को भी जब्त कर लेती थी। कौन सा एक्ट है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। और 1883 में सरकार ने इल्वेट बिल लागू करने का भी प्रयास किया था। क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन था 1878 में कौन सा एक्ट आता है? तो वो एक्ट आता है आर्म्स एक्ट। कौन सा आता जी? आर्म्स एक्ट। कौन सा? आर्म्स एक्ट था। इस एक्ट में क्या था? कोई भारतीय व्यक्ति है वो अपने पास हथियार नहीं रख सकता था। दूसरा है, अगर कोई अंग्रेजों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक
चीज छापता है या न्यूज लिखता है या पिक्चर फोटो डालता है तो उसके तहत कौन सा एक्ट आया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। तीसरा है इल्बर्ट बिल लागू या विधेयक लागू कब हुआ था? तो वो हुआ था 1883 में। कब हुआ था? 1883। कौन सी तारीख रखनी है? 1878 की और 1883 की। 1883 में क्या है? इल्बर्ट विधेयक आया है। 1878 में क्या है? आर्म्स एक्ट आया है। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसी को लेकर काफी हंगामा हुआ है। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था। किस विधेयक में? जो 1883 में कौन सा विधेयक आता है? इल्बर्ट विधेयक आता है। इसमें यह प्रावधान किया कि भारतीय जो न्यायाधीश है, भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमों को चला सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा किस विधेयक में भारतीय जो न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे भी चला सकता है। जो यूरोपीय व्यक्ति है उनके जो मुकदमे हैं उनके चलाने के लिए भारतीय न्यायाधीश को कब अनुमति मिली थी? तो वो अनुमति है 1883 में। कौन सा विधेयक है? इल्बर्ट विधेयक। कौन सा विधेयक है? इल्बर्ट विधेयक में भारतीय न्यायाधीश है ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे को चला सकता है और भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय न्यायाधीश में ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच में क्या स्थापित रहे? समानता। ये कौन सा विधेयक था? तो 1883 का विधेयक, इल्बर्ट विधेयक। कौन सा विधेयक? इल्बर्ट विधेयक, जिसके तहत भारतीय न्यायाधीश है यूरोपीय मुकदमे चला सकता है और भारत और यूरोप जो न्यायाधीश है उनके बीच क्या हो? समानता हो। क्वेश्चन स्टेटमेंट में बनेगा कि हमारा क्वेश्चन होगा इल्बर्ट विधेयक 1883 में पास किया गया था। कब किया गया था? 1883 में पास किया गया था, लागू किया गया था। तो इसके बारे में खत्म बनाइए। क्या ये भारत और यूरोपियों के बीच समानता हो इसलिए चलाया गया था? तो इसमें क्या था? भारतीय न्यायाधीश है यूरोपीय व्यक्ति के मुकदमे चला सकते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट दोनों ही सही होगी। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस भी ले लिया। कब वापस लिया? जब भारतीय लोग हैं अंग्रेजों को विरोध कर रहे थे तो अंग्रेजों ने क्या किया? जो भारतीय न्यायाधीश है, जो ब्रिटिश या यूरोपियों के जो मुकदमे चला रहे थे, इनके बीच आपस में समानता है वो बनी रही, इसलिए भारतीय लोग विरोध कर रहे हैं तो इसलिए ये इल्बर्ट विधेयक वापस भी ले लिया था। और इस घटना से भारत में अंग्रेजों की असली रवैये का भी पता चला था। इस घटना से, क्योंकि एक बार तो कह रहे थे भारतीय और अंग्रेजों के बीच क्या हो? समानता हो, परंतु जब भारतीय लोग इनका विरोध कर रहे थे तो कौन सा विधेयक वापस लेते हैं? इल्बर्ट विधेयक वापस लेते हैं और इस घटना से उनकी अंग्रेजों की असली जो रवैया है उनका पता चलता है। प्रचारक कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्टर्स, बैठक में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, वो कौन होता है? प्रचारक होता है। भारतीयों के लिए अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 में महसूस की जा रही थी। अखिल भारतीय संगठन की जो है जरूरत है वो कब हो रही थी? 1880 के दशक में हो रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और भी गहरा कर दिया। कौन सा विधेयक? इल्बर्ट ही विधेयक में ऐसा क्या था? इल्बर्ट जो विधेयक था इसमें ऐसा क्या था जो एक भारतीय को लगा कि एक संगठन बनाना चाहिए? क्या था? इल्बर्ट विधेयक आया था 1883 में। कब आया था? 1883। इस विधेयक में कहा गया कि जो भारतीय जो न्यायाधीश है, कौन है? भारतीय न्यायाधीश और कौन है? अंग्रेजों के बीच क्या हो? समानता हो, इसलिए ये विधेयक लाए थे, इल्बर्ट विधेयक। इसमें कहा गया कि जो भारतीय नागरिक है या एक भारतीय न्यायाधीश है वो क्या करेगा? जो यूरोपियों के जो मुकदमे वो भी क्या है? चला सकता है या लड़ सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों के बीच क्या हो? समानता हो, परंतु अंग्रेजों का विरोध हो रहा था तो इल्बर्ट विधेयक वो वापस लिया जाता है। इसी के बीच में भारतीयों को लगा कि एक संगठन बनाना चाहिए और इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और भी गहरा कर दिया। 1885 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है और ये हमारे सीईटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा में तो ये क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में किसकी स्थापना होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। क्वेश्चन बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है?
1885 में होती है। कितने प्रतिभागी है या प्रतिनिधित्व है ने भाग लिया था, वो लिया था 72, 72। 1885 में स्थापना होती है, 72 व्यक्ति थे इसमें, और ये कहाँ हुई थी सभा, बम्बई में। तीनों क्वेश्चन बनेंगे। 1885 में किसकी स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कितने शामिल हुए थे, 72 शामिल हुए थे। कहाँ हुई थी ये सभा, बम्बई में सभा हुई थी। संगठन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संगठन के प्रारंभिक नेता कौन थे, जो प्रारंभिक नेता कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जो 1885 में दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये क्या थे, वह अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 1885 में 72 प्रतिनिधि थे और सभा कहाँ हुई, बम्बई में हुई है, और क्या बनाई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके प्रमुख नेता कौन थे, प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादाजी, फिरोज शाह जी, बदरुद्दीन जी, और डब्लू, दादा, फिरोज, बदरू, डब्लू। कैसे याद रखें, दादा भाई, फिरोज शाह भाई, बदरू भाई, डब्लू भाई। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह, बदरुद्दीन, डब्लू सी, सुरेंद्र, रमेश, एस सुब्रमण्यम, ये हमारे क्या थे, प्रमुख नेता थे। दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। कौन थे सबसे इनमें प्रचारक कौन थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के भी सदस्य रहे थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य कौन रहे थे, दादा भाई नौरोजी रहे थे। युवा राष्ट्रवादी को मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए हो ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने के लिए भी अहम भूमिका निभाई थी। उभरता हुआ राष्ट्र, अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 साल में कांग्रेस ने अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज में मध्यम मार्गी पार्टी थी। क्या से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन भारतीयों को ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए। जिन प्रांतों में परिषद नहीं है उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार भारतीयों को भी ऊंचे पद पर दिया जाए। इस काम के लिए उसने मांग की सिविल सेवाओं के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। जो सिविल सेवा परीक्षा कहाँ होती थी, लंदन में होती थी, तो इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये परीक्षा कहाँ होनी चाहिए, भारत में भी होनी चाहिए। दादा भाई नौरोजी है चित्र नंबर 2 में। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है, क्वेश्चन बनता है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन बनेगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उभरता हुआ राष्ट्र हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो भी साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये क्लास हमारी 8 क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और विशेषकर हरियाणा CAT एग्जाम के लिए ये क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उभरता हुआ राष्ट्र। तो आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।